बड़ी घटनाएं आज उत्तर प्रदेश के भीतर हुई। अपर्णा का समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी जाना, अखिलेश यादव का चुनाव लड़ने का ऐलान और एनडीए अलायंस की घोषणा। हालांकि सीटें अभी नहीं जारी हुई हैं। आपका क्या आकलन है इन तीनों घटनाक्रम पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो उसमें अपर्णा यादव का समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करना है, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं। इस देश की सियासत में 40 साल तक जिसका एक छत्र कहा जाए राज रहा, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी बहू अगर विपक्ष की पार्टी में चली जा रही है तो ये इस तरह की बात और सवाल खड़ा करता है कि सियासत ने रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। यानी कि सियासत में ऊंचा पद पाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए लोग अपने परिवार के रिश्तों को भी तिलांजलि देने को तैयार हैं। आप इस नज़रिए से इसको देख सकते हैं। अखिलेश यादव का जो बयान आया है, बधाई देना उनकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि कोई आदमी ये नहीं चाहता है कि उसके परिवार पर कोई आक्षेप लगे। हालांकि दुखी मन से उन्होंने ये बात कही होगी, क्योंकि एक पिता की दो संतानें हैं और दोनों की बहुएं हैं। एक बहू अगर दूसरे दल की सियासत में चली जाएगी तो स्वाभाविक है कि परिवार को तमाम सारे ताने मिलेंगे, उलाहने मिलेंगे और उसका जवाब देना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव को चुनाव लड़ाया था अखिलेश यादव ने। उस समय अखिलेश भी प्रचार करने गए थे, मुख्यमंत्री थे, और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी अपर्णा का प्रचार कर रही थी, लेकिन वो चुनाव हार गई। अब जब से ये चुनाव वो हारी, उसके बाद से वो पार्टी में आज वो किसी पद पर नहीं थी, लेकिन वो चूंकि मुलायम सिंह यादव की बहू है, इसलिए इसको लेकर बीजेपी इतना ज़्यादा इसको भुना रही है जी। अपर्णा यादव मात्र इस समय एक समाज सेविका के तौर पर काम कर रही थी। वो समाजवादी पार्टी में कोई पद धारण नहीं किए हुए थे। पर मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये एक बदला है जो बीजेपी ने लिया है। आप कितना सहमत हैं इस बात से? देखिए, कहा गया है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, और उसी का जलवा कायम है जिसके संग मुलायम है। तो सारी बात का जवाब इसी में है। अच्छा, तो आप दूसरा सवाल आपसे कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों करना पड़ा? उसके पहले वो कह रहे थे चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, अगर वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना और न लड़ना ये कोई बहुत मायने नहीं रखता। अगर भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य डिप्टी सीएम और कल दिनेश शर्मा, ये सब लोग अगर चुनाव लड़ते रहे हैं, तो फिर अखिलेश यादव भी अगर चुनाव लड़ जाएंगे तो उससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही मनोबल बढ़ेगा, उन्हीं को फायदा मिलेगा। लेकिन एक बात ये खास है इसमें, उन्होंने कहा कि वो योगी आदित्यनाथ की सीट की जो चुनाव है मुख्यमंत्री के, उसके पहले वो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि वो चौथे या पांचवें चरण में प्रत्याशी हो सकते हैं। ओके। हाँ, ये भी एक बात गौर करने वाली है। चरण मतलब ये लखनऊ के आसपास की कोई सीट की बात होगी? लखनऊ या सेंट्रल यूपी का भी कुछ इलाका उसमें है। ओके। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो लड़ सकते भी हो सकता है। थोड़ा सुनील चिंतित हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं फिर लौटकर उसी पर आऊंगा कि अगर आप मुलायम सिंह को देखिए तो ये उनके परिवार में जो आज बिखराव आपको दिख रहा है, जो आज बात हो रही है। मुलायम सिंह जब सियासत में आए थे तो अकेले आए थे। उन्होंने एक ऊंचा मुकाम बनाया, वो मुख्यमंत्री बने, सियासत के शीर्ष को उन्होंने छुआ राजनीति के। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, कई बार वो मुख्यमंत्री रहे, अपने भाई परिवार कुनबे को लेकर चलते रहे और एक सफाई परिवार के नाम से वो चीज़ जानी गई। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाया और वो उनको पार्टी सौंप दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसी दौरान भाई शिवपाल यादव उनसे अलग हुए, लेकिन वो मुलायम की छाया बरकरार रही और आखिरकार शिवपाल और अखिलेश एक हो गए। आज मुलायम सिंह यादव उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब वो ज़्यादा सक्रिय नहीं है, वो हाथ पकड़कर खींचकर किसी को रोक नहीं सकते, और आज उनकी बहू आज बीजेपी में वो शामिल हो गई। अपर्णा यादव
को वो चाह कर भी नहीं रोक पाए। तो ये परिवर्तन है एक युग का। एक सियासत में मुलायम के परिवार के जो आप इस अंतर को या बिखराव को जो भी देखते हैं, आप इस नज़रिए से देखिए कि एक बहुत बड़ा कुनबा मुलायम पूरे जिंदगी उसको अपने घर परिवार को साथ लेकर चलते रहे। अब जब वो कमजोर हैं शारीरिक रूप से, तो स्वाभाविक है कि कुछ लोगों ने अपनी अलग अलग राह चुनी है। दूसरा मेरा प्रश्न है आपसे वीरेंद्र जी कि संजय निषाद की तो लॉटरी लग गई, ऐसा लग रहा है 15-15 सीट। अभी हेमंत जी भी बता रहे थे बीजेपी के पास एक अवसर है कि वो एक मैसेज दे कि वो अपने सहयोगियों को सम्मान देती है। 15 सीट की बात आ रही थी, लेकिन अब शायद 10 सीट हो गई है वो, कि संजय निषाद को बीजेपी 10 सीट दे रही है। ये क्या बात हुई? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले की ये सूचना है। नहीं, अब हेमंत जी 15 बता रहे थे अभी। नहीं, अभी तुरंत ये खबर है कि अब वो 10 सीट पे उनको लड़ाया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी एनडीए के जो सहयोगी दल है उनको सम्मान दे रही है। और महत्वपूर्ण बात यह कि अभी है कि अनुराग ठाकुर ने आज ये कहा कि पिता और ससुर ये दूसरे दल में हैं, लेकिन उनके घर की बहू और बेटियां सुरक्षा के नाते बीजेपी में हैं। यानी कि अपर्णा और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी। मैं अक्सर ऐसी तुकबंदी अनुराग ठाकुर से सुनता रहता हूं। हाँ, तो अनुराग ठाकुर का भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उनको ये चुनाव जिताने की जिम्मेदारी मिली है जी। तो स्वाभाविक है कि वो पूरी ताकत से लगे हैं जी। लेकिन ये चुनाव आप देखिए कि ओबीसी की जो सियासत है और शेड्यूल कास्ट की, वो इस चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा। बात 85 और 15 की आ गई है और 85 का जो मामला है ये फार्मूला 17 में बीजेपी के पास था। इस बार बीजेपी उस फार्मूले पे कमजोर नजर आती है। मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी 14-15 विधायकों के जाने के बाद समाजवादी पार्टी का माहौल बेहतर हुआ है। अखिलेश यादव बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरे बीजेपी के लिए जी। बीजेपी के अंदर खाने भी इस बात का तो मंथन होगा ना कि आखिर अगर ओबीसी वोट जो वोट प्रदेश में 50% से ज्यादा है जी, अगर वो मुड़ गया किसी और तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। अखिलेश यादव उसका भरपूर फायदा लेने में लगे हैं। भाई राजभर उनके साथ पहले से थे, अब उनके साथ कोई ना कोई रोज जुड़ा जी, तो ताकत तो उन्होंने बढ़ाई। अपर्णा के जाने से भाजपा को वोटों का बहुत फायदा नहीं होगा, माहौल का फायदा ले रही है वो। और वो पोस्टर लगा रही, शोर मचा रही है कि हम मुलायम सिंह की बहू को तोड़ लाए। अब अपर्णा ये कह रही हैं कि हम पार्टी तय करेगी हम कहाँ चुनाव लड़ेंगे। ठीक बात है जी। तो जब पार्टी एक तय करना था तो घर में बगल खिड़की खोल के पूछ ले होती भैया हम कहाँ से लड़ जाएं। वहां पर तो मामला पूछ नहीं पाई। अब ये 400 किलोमीटर दूर 500 दिल्ली में जाके पूछना पड़ रहा है। तो ये सब सियासत में तमाम सारी स्थितियां ऐसी बनती है, ये आनंद लेने वाली स्थिति है। वैसे ऐसे हालात पर गुलजार साहब जो एक बहुत प्रसिद्ध शायर भी हैं, फिल्मों में गाना भी लिखते हैं, उन्होंने कहा भी है कि मजा चख लेने दो उसको भी गैरों की महफिल का, कि इतनी चाहत के बाद जो मेरा ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात नहीं, आप एक और सुन लीजिए। एक और है, ठीक बात। एक इसलिए है जी अखिलेश यादव के लिए कि धोखा बादाम की तरह होता है, जितना खाओगे उतना अकल बढ़ेगी। तो बादाम अपने अकल बढ़ाता है ना जी। बहरहाल नवाज देवबंदी साहब का शेर है और मेरे मित्र आशीष मिश्रा जो इंडिया टुडे के पत्रकार हैं उनके बड़े प्रशंसक हैं, उनके कुछ वो लाते रहते हैं तो मैं आपको सुनाता हूँ। नहीं, खान साहब नोट भी कर रहे हैं, पेन कागज ले लिए हैं, बोलिए आप। खान साहब तो बैठ के कोस रहे हैं कि सब सपा और भाजपा में जा रहे हैं, हमारे यहाँ कब आएंगे। नहीं, मैं पूछा इनसे, इमरान मसूद का बता ही नहीं तो मैं क्या करूं। आप अपने शेर पढ़े वीरेंद्र जी। कहते हैं कि वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, ताल्लुक तो अब भी है मगर राब्ता कम है, और तुम उस खामोश तबीयत पे तंज मत करना, वो सोचता है बहुत लेकिन बोलता कम है, और बिना सबब ही मियाँ तुम उदास रहते हो, तुम्हारे घर से तो मस्जिद का फासला कम है, और फिजूल तेज हवाओं को दोष देता है, उसे चराग जलाने का हौसला कम है,
मैं अपने बच्चों की खातिर ही जान दे देता, मगर गरीब की जान का मुआवजा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। इसीलिए मैं खान साहब से कहता हूँ कि खुश रहा करिए, मायूस मत रहा करिए।